हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और इसमें हम देखेंगे कि ग्रीन एनर्जी कैसे हेल्प करता है। तो क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग देश दुनिया के सामने, मानवता के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। अर्थ का जो क्लाइमेट है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठे हो गए हैं एटमॉस्फेयर में, और जो कि ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे आपके एक्टिविटीज से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं। हम तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारा व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे घर में रेफ्रिजरेटर, लाइट्स, ये सारी चीज़ों का जो वेस्ट हो रहा है, इससे हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसके प्रभाव को, जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनका प्रयोग हमारे लिए आवश्यक हो गया। ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, उन्हें फिर से बनाया जा सकता है और वो क्लाइमेट को कम हार्म पहुंचाते हैं। तो ग्रीन एनर्जी क्या है? यह रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब इसे फिर से हम क्रिएट कर सकते हैं, और ये क्लीन सोर्स है पावर जनरेशन का। पावर तो चाहिए ही हमें, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए हमें ग्रीन एनर्जी का सहारा लेना होगा। ग्रीन एनर्जी सोर्स क्या क्या है? तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो मतलब पानी, जल से जो हम बिजली बनाते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है? जो धरती के अंदर स्प्रिंग होता है, गर्म सोते होते हैं झरनों के, उनसे हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा जो आर्टिकल है, ये दो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी के बीच में कनेक्शन को बताता है, और ग्रीन एनर्जी का जो महत्वपूर्ण रोल है उसे हमें बतलाता है कि किस तरह से ग्रीन एनर्जी के जरिए हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में जमा हो रहा है। तो ये गैस जो है वो सन के हीट को ट्रैप करते हैं, रोकते हैं, और अर्थ के टेम्परेचर को ट्रैप करके अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जिससे बहुत सारे बुरे प्रभाव आ रहे हैं। जैसे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, पानी का वेदर हम देख ही रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो वेदर कभी 47 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, कभी बारिश हो रही है। बायोडाइवर्सिटी के जो भी फ्लोरा फौना, जीव जंतु, जंगल सभी खत्म हो रहे हैं, और इकोसिस्टम में डिस्रप्शन हो रहा है, मतलब वो डिस्टर्ब हो रहा है। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये सारा चीज़ जो जल रहा है, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ये ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में सबसे ज़्यादा इसका हाथ होता है। इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बनते हैं। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है जिनको जलाते हैं, उससे CO2 एटमॉस्फेयर में आता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो बढ़ाकर क्लाइमेट चेंज को क्रिएट करता है। तो ये क्या है? इसलिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस बात की है कि हमें जल्दी से जल्दी फॉसिल फ्यूल का यूज को रोककर सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी सिस्टम को अपनाना होगा, ताकि हम अपने धरती को, अपने क्लाइमेट को बचा सके। ग्रीन एनर्जी क्या है? ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो कि क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को रोक सकता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोक सकता है। इसमें हम कौन कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्राप्त कर सकते का यूज कर सकते हैं, जिससे बहुत कम कार्बन का एमिशन हो, नहीं के बराबर कार्बन हो, वैसा एनर्जी सोर्सेज को यूज करके उसे हम फॉसिल फ्यूल की जगह अपना सकते हैं। कार्बन एमिशन रिडक्शन सबसे पहले ग्रीन हाउस जो ग्रीन एनर्जी का जो टेक्नोलॉजी है वो कार्बन एमिशन को रोकता है। कार्बन एमिशन को रोकने से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर को हम बचा सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोक सकते हैं। तो ये किससे मिलता है हमें? सोलर पावर से, विंड पावर से, जिससे सोलर पैनल लगा देने से हमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। विंड पावर भी देखते होंगे कि समंदर के किनारे बहुत सारे
बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं जिससे विंड एनर्जी क्रिएट होता है। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और उसमें CO2 का जरा भी रिलीज नहीं होता, नहीं बनता है, और कोई भी हार्मफुल एमिशंस, कोई गैस नहीं निकलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल पर आधारित जो एनर्जी और पावर प्लांट्स थे उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलकर उन पर आधारित करके ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में हम रिडक्शन कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल की तरह फॉसिल फ्यूल क्या है? कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस जो हमारे पास लिमिटेड सब मात्रा में है और वो डिप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ग्रीन एनर्जी सोर्स जो है वो उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो फिर से रिन्यूएबल, जैसे सोलर प्लांट है वो तो एवरीडे रिन्यू होता है, एवरीडे उसमें चार्ज हो जाता है सूर्य की रोशनी से, और वो वर्चुअली एग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल है, और उसको हम एग्जॉस्ट करेंगे तो फिर से वो नया बन जाएगा। और सोलर एनर्जी सनलाइट पर निर्भर करता है, विंड पावर, विंड के करेंट्स को जहाँ बहुत तेज हवा चलती है समंदर के किनारे जो खाली जगह होता है वहाँ पर लगाया जाता है, विंड के पैनल्स लगाए जाते हैं विंड एनर्जी के। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से खूब तेज धार में पानी डैम बनाकर जब गिराया जाता है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये बहते हुए पानी का एनर्जी को लेकर जियोथर्मल एनर्जी क्या है? अर्थ के इंटरनल हीट को हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से ये सोर्स जो हमारे पास बहुत आयत में है, अबंडेंस में है और सस्टेनेबल है, मतलब इनको हम रिन्यू करते जा सकते हैं, अगले जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उन्हें हम क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में दिनों दिन उत्तरोत्तर एडवांसमेंट आ रहा है, वो एडवांस होता जा रहा है और एफिशिएंट और अफोर्डेबल हो रहा है, उसे हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो कॉस्ट है इस एनर्जी को जनरेशन का वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है हार्नेस करने के लिए। तो इससे ये कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं और फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। एनर्जी इंडिपेंडेंस, ग्रीन एनर्जी उस पर जब हम डिपेंड करते हैं तो फॉसिल फ्यूल का जैसे पेट्रोल ये सब का हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, एनर्जी सिक्योरिटी कंट्री का बढ़ेगा, हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं करेंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। तो लोकल रिसोर्सेज जो हैं जैसे सोलर, सूर्य की रोशनी, विंड, वाटर, ये सब को हम कर इससे का प्रयोग करके हम देश की एनर्जी जनरेशन के पावर को बढ़ा सकते हैं। और जियो पॉलिटिकल टेंशन जो होता है और प्राइस फ्लक्चुएशन, पॉलिटिकल टेंशन की कभी इराक बोलता है, इराक अमेरिका कभी बंदिश लगाता है, इराक से नहीं लेना, ईरान से नहीं लेना है पेट्रोल। तो ये इस तरह का टेंशन से हम मुक्त होते हैं और प्राइस जो फ्लक्चुएट होता है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम और क्रूड का, उसका असर हम पर कम होगा। इसके अलावा जब हम ट्रांजिशन ग्रीन एनर्जी पर करेंगे, जब हम सोलर, विंड, वाटर ये सब का प्रयोग करेंगे तो इन सबको प्रयोग करने के लिए हमें प्लांट्स बनाने होंगे, हमें इनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए जॉब क्रिएट करने होंगे, तो इससे हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी जैसे विंड एनर्जी के लिए हमें वो बड़े बड़े ब्लेड वाले पंखे बनवाने, सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल बनवाने, तो ये सब बनाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बैठानी होगी, इंस्टॉल करना होगा, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सब चीज़ के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। इससे हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और हम सस्टेनेबल सतत विकास की ओर बढ़ चलेंगे। तो ग्रीन एनर्जी क्या हुआ? ये रिन्यूएबल और क्लीन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल। तो ये अब हम इस पर अब हम आगे चलकर देखेंगे कि कौन कौन सा ग्रीन एनर्जी का सोर्स हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल से जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसको दूर करता है और ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव होता है। ये नेचुरल रिसोर्स से डिराइव करते हैं हम, तो ग्रीन एनर्जी को हम रिन्यू भी कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और कोई भी ग्रीन हाउस गैस इससे क्रिएट नहीं होगा। तो जब ग्रीन एनर्जी सोर्स का हम फुल साइकिल पूरी तरह से प्रयोग करते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैस को तो कम करेगा ही, साथ साथ हमारे लिए
एयर पॉल्यूशन भी लो हो जाएगा। इसलिए हमारे ये अर्थ के लिए ही उपयोगी, केवल हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि इस प्लैनेट पे रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित होगा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड पावर, जियोथर्मल, बायोमेस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी चीज़ें ग्रीन एनर्जी का सोर्स है। इसमें से जो है हर की टेक्नोलॉजी अलग अलग है। जैसे सोलर में हम सन से पावर लेते हैं, सोलर पैनल्स के को यूज करके, तो वाटर से लेने के लिए हमें टर्बाइंस या वाटर के लिए टर्बाइंस लगाकर एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये क्या है, नेचुरली बनते हैं और फॉसिल फ्यूल सोर्स से अपोजिट होते हैं, नेचुरल गैस और कोल से, जिनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, जिन्हें रिन्यू हम नहीं कर सकते। लेकिन ग्रीन सोर्सेज जो हैं वो, उसमें माइनिंग ड्रिलिंग कुछ नहीं होता है, इसलिए ये इकोसिस्टम को भी डैमेज नहीं करते। तो जो हम अब एक एक करके देखेंगे, पहला है सोलर पावर। सोलर पावर जो है, यह सबसे पहले वोल्टेक सेल्स का प्रयोग किया जाता है सोलर पैनल में, और जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है, उसको बिजली में बदलता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो सोलर पावर को यूज किया जाता है बिल्डिंग को गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए। आप देख, सोलर पावर आजकल हर जगह, हर घर के छत पे लगा होता है। सोलर पावर अफोर्डेबल है और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, गार्डन की लाइट के लिए। इसके अलावा पूरे नेबरहुड को भी हम इससे लाइटेड कर सकते हैं। ये तस्वीर में सोलर पैनल दिखाया गया है और विंड एनर्जी का भी दिखाया गया है। विंड पावर के लिए क्या है कि ये समुद्र के किनारे ज़्यादा होता है, हायर एल्टीट्यूड साइट्स में, जहाँ पर की हवा बहुत तेज बहती है। तो विंड एनर्जी यूजेस द पावर ऑफ द फ्लो ऑफ एयर अराउंड द वर्ल्ड टू पुश टर्बाइंस। ये टर्बाइंस होते हैं, जो ब्लेड होते हैं उसमें लगे हुए, टर्बाइंस का काम करते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तीसरा है हाइड्रो पावर, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं। ये ग्रीन एनर्जी जो है वो नदियों के पानी के फ्लो पर, जो पहाड़ी नदियाँ होती हैं उनमें बहुत तेज फ्लो होता है, स्ट्रीम्स, झरने, डैम, सब जगह टर्बाइन लगाकर इसे इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है। ये स्मॉल स्केल पे भी बन सकता है, फ्लो ऑफ वाटर में पाइप के जरिए और इवेपोरेशन के जरिए, या रेनफॉल, या फिर समुद्री टाइड से भी बनाया जा सकता है। ये विंड एनर्जी को दिखा रहा है। अब इसमें डैम दिखाया हुआ है जहाँ पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो तीनों चीज इसमें दिख रहा है, विंड एनर्जी, सोलर पैनल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? यह ग्रीन पावर जो है वो थर्मल एनर्जी यूज करता है, जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट के नीचे, जमीन के अंदर होता है, पहली परत। तो ये रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए हमें जमीन को ड्रिल करना पड़ता है, तब हम इस तक पहुंचते हैं, जो हीट होता है अंदर का। तो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इससे ये क्वेश्चन उठ सकता है कि जब ज़्यादा ड्रिलिंग करेंगे तो इससे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो, जब हॉट स्प्रिंग्स देखते हैं हम, कई जगह हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जिससे गर्म पानी निकलता है, तो ये हजारों साल से जियोथर्मल एनर्जी है, जिसको हम हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो स्ट्रीम में यूज किया जा सकता है, उसमें टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। यह एनर्जी यूनाइटेड स्टेट्स में कोल से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है यूनाइटेड स्टेट्स में, जबकि कई देशों में जैसे आइसलैंड में क्या है कि जियोथर्मल सोर्स का एक्सेस आसान है, क्योंकि यहाँ वहाँ का लोकेशन ऐसा है कि जहाँ इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये ग्रीन एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जिसको कि आसानी से हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये है, इसमें क्या होता है कि ज़मीन के अंदर के हीट को हम निकालते हैं और उसका यूज करते हैं। बायोमास क्या है? ये रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको कि केयरफुली मैनेज करना होता है, ताकि इसे ग्रीन एनर्जी सोर्स के रूप में कहा जा सके। बायोमास पावर प्लांट क्या है? जिसमें लकड़ी का वेस्ट
सॉ डस्ट, जैसे लकड़ी छीलते हैं तो उससे जो बुरादा निकलता है लकड़ियों का, जो छीलने के बाद बराबर करने के लिए, फिर कंबस्टिबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वेस्ट एनर्जी क्रिएट करता है। तो इसको जब हम बर्न करते हैं तो इससे ग्रीन हाउस गैस निकलता है, इसलिए दिस emissions are still far lower than those of petroleum based fuels। तो इनको जलाने से भी ग्रीन हाउस गैस निकलता है, लेकिन इनकी मात्रा फॉसिल फ्यूल या पेट्रोलियम को जलाने से कम होता है। तो इसको भी हम कुछ लेवल तक यूज कर सकते हैं। बायोफ्यूल्स जो है, बायोमास को जलाने से अच्छा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को हम फ्यूल में यूज कर सकते हैं, जैसे एथेनॉल और बायोडीजल। ये कहाँ से आता है? ये गन्ने से और कॉर्न से बनाया जाता है। ये 2.7% ऑफ वर्ल्ड का जो पूरा ईंधन है वो बायोफ्यूल से यूज होती सप्लाई होता है। ये बायोफ्यूल फ्यूल जो है वो 25% ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन का जो भी डिमांड है फ्यूल का, यह पूरा करता है। बायोफ्यूल वेजिटेबल ऑयल से बनता है, येलो ग्रीस से बनता है, कुकिंग ऑयल में एनिमल फैट से। ये ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा फैट्स को और ऑयल्स को बायोडीजल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ग्लिसरीन में बायोमास के लिए और सोर्स है एग्रीकल्चर क्रॉप रेसिड्यूज, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स रेसिड्यूज, एनिमल रेसिड्यूज, इसके अलावा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज, इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज, इन सब का प्रयोग करके बायोमास एनर्जी बनाया जा सकता है। और बायोफ्यूल के लिए कॉर्न और ये शुगर केन का यूज करके हम इससे सीएनजी जैसी बायोफ्यूल बनता है। ग्रीन एनर्जी स्टेबल एनर्जी को एनर्जी के प्राइस जो भी है उसका प्राइस को स्टेबल करता है, क्योंकि ये लोकली बना होता है और ये कोई भी पॉलिटिकल क्राइसिस से अफेक्टेड नहीं होता है। इसका प्राइस नहीं बढ़ता है। इकोनॉमिक बेनिफिट के अलावा जॉब क्रिएशन होता है। उसके बाद कम्युनिटीज़ को सर्व करता है, जहाँ पर वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं इसको बनाने के लिए। ये 11 मिलियन जॉब क्रिएट किया है वर्ल्ड वाइड 2018 में। ये जो नंबर है ये और आगे बढ़ेगा, ये कभी कम नहीं होगा। तो लोकल नेचर है, क्योंकि जियो ग्रीन एनर्जी का एनर्जी प्रोडक्शन का लाइक सोलर, विंड पावर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत फ्लेक्सिबल है और सेंट्रलाइज सोर्सेज पर कम डिपेंडेंट है। तो ग्रीन एनर्जी हमेशा लो कॉस्ट सोल्यूशन है एनर्जी नीड्स का वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में। तो ये कॉस्ट को कम करता है, इसके अलावा क्लाइमेट को भी ये सेव करता है। तो लो कॉस्ट सॉल्यूशन फॉर एनर्जी नीड्स है और इम्प्रूव द कॉस्ट कंटिन्यू फर्दर इंक्रीजिंग द एक्सेसिबिलिटी टू ग्रीन एनर्जी। क्लाइमेट चेंज क्योंकि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है प्लैनेट को, ह्यूमन वेलबींग को, तो इसलिए ग्रीन एनर्जी को अपनाना हर तरह से अच्छा है, क्रूशियल है और इसके एडवर्स इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को रोक सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स को हार्नेस करके, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से इसको हम सस्टेनेबल भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट, बिजनेस, इंडिविजुअल सबको इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसको ऐसा इसके यूज से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और एक सस्टेनेबल फ्यूचर हम दे सकते हैं अपने आने वाले जनरेशन्स को। थैंक यू।